आपको यहां देना है एक अनुसंधान का प्रस्ताव बना के कि भाई मैं इस विषय पर अनुसंधान करूंगा। तो वो अनुसंधान का प्रस्ताव क्या है, जब उस अनुसंधान के प्रस्ताव को हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी हमारी साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। कुछ जल्दी जल्दी मैंने आज स्लाइड बनाई है, वो स्लाइड शो इतना प्रभावी तो नहीं है देखने में, लेकिन कुछ चीजें क्लियर करनी जरूरी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरा मतलब मन माना नहीं, मैंने कहा नहीं ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो मैंने वो कोशिश की है। तो उसको देख लेते हैं एक बार अपने। पहले एक पीडीएफ देख लेते हैं। ये मैडम आप अपनी जो निर्देशिका है, शोध प्रस्ताव का प्रारूप है, उसके अंदर ये मैं दिखा रहा हूं उसको, ये अपने को इनसे लेना है अभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रस्ताव जो आप प्रस्तुत करेंगे उसमें क्या क्या चीजें हैं एक बार वो हम देख लेते हैं। इसमें पहला भाग है भाग अ। भाग अ ये मैंने आपको भेज दिया, मैंने इसलिए भेजा था कि एक बार आप देख लेंगे तो आपको चीजें बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो भाग अ में तो आपसे संबंधित जो सूचना है वो इसके अंदर दी गई है। परिचयात्मक सूचना है। पहली सूचना है विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का नाम। यहाँ जिससे शोध कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपके विद्यालय का नाम है, आपका परिचय है, आपका ब्लॉक है और जिला। और क्रम संख्या नहीं लगानी क्योंकि आप अकेले हैं, और अगर मल्टीपल लोग आपके साथ मिलकर शोध कर रहे हैं तो फिर अपन 1 2 3 लिख सकते हैं। हमने 3 लोगों ने 2 लोगों ने मिलकर शोध किया, अदरवाइज ये 1। तो अनुसंधानकर्ता का नाम, पदस्थापन स्थान, योग्यता, और अनुसंधान का कोई अनुभव है तो ठीक है, और अनुसंधान में आपकी भूमिका क्या है, आप खुद अनुसंधानकर्ता हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज ये है भाग ब। तो इससे हमें पता चलेगा कि क्या कुछ हमारे लिखना है। जी इस तरह से लिख के आपको प्रस्तुत करेंगे कि साहब तो आपके पास कितने प्रस्ताव आ गए, 50 आ गए हैं। उसके बाद फिर ये उस पर काम करेंगे। उसके बाद प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन लेखन अलग चीज है बिल्कुल, और ये जो अनुसंधान का प्रस्ताव है ये अलग चीज है। प्रतिवेदन हम लिखेंगे, प्रतिवेदन लिखा जाता है काम के अंत में। जैसे 3 दिन की ट्रेनिंग हुई है, अभी हम इसका प्रतिवेदन, जैसे आपने प्रतिवेदन लिखा तो वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है कि साहब ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। यहाँ हमें फ्यूचर टेंस में लिखना है, हम ये करेंगे, है ना, आगे की योजना है। प्रतिवेदन हम अंत में लिखते हैं तो वो हम भूतकाल में लिखते हैं, तो वो हम एंड में लिखेंगे जब हमारी रिसर्च पूरी हो जाएगी और हमारे परिणाम आ जाएंगे। तो ये अभी आपका वो प्रारूप है जो आपको प्रस्तुत करना है, मैडम को देना है कि मैं किस विषय में किस टॉपिक पर रिसर्च करूंगा। टॉपिक पर डिस्कशन अभी सर बैठे हैं अपना सेकंड सेशन में। आप लोगों को टॉपिक आप लाए होंगे समस्याएं लिखकर, नलिनी जी भी आ जाएंगी और सर बैठकर आपको जो भी आप समस्याएं लाए हैं उस पर चर्चा करके और उसको विधिवत आपको आमंत्रित कर देंगे। तो सबसे पहली चीज है शीर्षक, यानी आप जो अनुसंधान करने जा रहे हैं उसका शीर्षक क्या है। शीर्षक लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। तो क्या तरीका होता है, शीर्षक आप जब भी लिखेंगे तो उसके अंदर 3 विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता जो चर है आपका, वेरिएबल है, यानी जो समस्या है उसका उल्लेख होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, आप इस समस्या का समाधान किस विधि से करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्रियात्मक अनुसंधान, ये शब्द आएगा। तीसरा, वो जनसंख्या या वो समूह जिस पर आप ये शोध कर रहे हैं, तो विद्यालय और कक्षा, ये 3 चीजें आवश्यक रूप से आपके शीर्षक में शामिल होंगी, तब वो आपका शोध का शीर्षक माना जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हो जाती हैं। शोध के शीर्षक निम्नानुसार लिखे जा सकते हैं। नंबर 1, गणित शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कुछ भी हो सकता है, के कक्षा 9 के छात्रों की गणित में शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन। 3 चीजें थी, एक तो समस्या, गणित में शैक्षिक उपलब्धि, इसका स्तर हमको जांचना है। प्रभाव का अध्ययन करना है हमको, किस बात की, सहायक शिक्षण सामग्री का अगर इस्तेमाल करते हुए हम पढ़ाते हैं। एक तो गणित हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अगर हम टीएलएम का इस्तेमाल करते हुए गणित पढ़ाते हैं तो क्या उनका उपलब्धि स्तर सुधरता है या नहीं, ये हमारा टॉपिक है। तो जो हमारा चर है एक, वो तो है हमारा गणित विषय की उपलब्धि, एक वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल हमारा है
शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से हम उसको पढ़ाएंगे, ये हमारा दूसरा वेरिएबल है। तो ये दोनों चीजें इसमें आ गई। और तीसरी चीज, आप उस चीज उसका उल्लेख करेंगे जहां पर आप ये शोध कर रहे हैं। इसी तरह से देखें दूसरा, केंद्रीय विद्यालय जोधपुर के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के तनाव, वेरिएबल है हमारा समस्या, पर योग के प्रभाव का अध्ययन, दूसरा वेरिएबल है योग का प्रभाव। तो दो वेरिएबल हो गए, एक हमारा तनाव हो गया समस्या, और दूसरा हमारा योग का प्रभाव, जिसके माध्यम से हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हम ये वेरिएबल अप्लाई करते हैं, ये चर अप्लाई करते हैं, तो परिणाम क्या आते हैं, है ना, सकारात्मक आते हैं, नकारात्मक आते हैं, या न्यूट्रल रहते हैं, क्या रहते हैं। तो दो चर यहां हो गए हमारे, और हमने विद्यालय का नाम यहां साथ में लिखा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 8 के विद्यार्थियों की हिंदी में शैक्षिक उपलब्धि पर किसका प्रभाव, कक्षा कक्ष आकलन का प्रभाव। कक्षा कक्ष में जो आप आकलन करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हिंदी में बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि पर। तो यहां भी दो चर हो गए, विद्यालय का नाम हमारे सामने आ गया। और चौथा एक और है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 के विद्यार्थियों की अंग्रेजी में शैक्षिक उपलब्धि पर अंग्रेजी में श्रुति लेख के प्रभाव का अध्ययन। टूल ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम, श्रुति लेख का इस्तेमाल करते हुए हम उसकी अंग्रेजी की शैक्षिक उपलब्धि को चेक करना चाहते हैं कि क्या श्रुति लेख लिखने से अंग्रेजी में जो उसका शैक्षिक स्तर है वो सुधरता है या बिल्कुल नहीं सुधरता है, सेम रहता है, या और डिक्रीज हो जाता है। अब इसको आगे इन्होंने क्लैरिफाई किया है इसी किताब में। ये जो मैंने इसलिए कहा कि सुंदर नहीं है, क्योंकि मैं सुबह अभी फोटो खींच के मैंने डालकर लाया, लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारी जो निर्देशिका है उसमें से मैंने लिया है, उन्हीं को इन्होंने क्लियर किया। देखें उदाहरण एक, पहला उदाहरण हमारा क्या था, गणित शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। इसको देखें, उदाहरण एक में दिए गए शीर्षक से ज्ञात होता है कि गणित में शैक्षिक उपलब्धि ये एक निर्भर चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर डिपेंड करेगा, हमारे जो निवारण के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला चर है या पहला हमारा वेरिएबल है। यह अध्ययन राजकीय माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9 के विद्यार्थियों पर किया जाना, यानी विद्यालय का उल्लेख हो गया। यह क्रियात्मक शोध है, ये हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि इस शोध के निष्कर्षों को अन्य विद्यालयों पर लागू नहीं किया जा सकता। ये हमने कल बात की थी, है ना, कि सीमित समय में सीमित जगह सीमित क्षेत्र के लिए हम शोध कर रहे हैं, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, उस शोध को आप सब जगह यूज नहीं कर सकते। उक्त शीर्षक उपयुक्त है क्योंकि इससे शोध चर, शोध समूह जिनके ऊपर शोध किया जा रहा है, शोध समूह कौन है, कक्षा 9 के विद्यार्थी। तो शोध के चर क्लियर हैं, वेरिएबल्स क्लियर हैं, शोध का समूह क्लियर है, और शोध की प्रविधि क्रियात्मक अनुसंधान ये इसमें क्लियर है। तो तीनों चीजें क्योंकि हमारे सामने हैं इसमें, तो इसलिए ये जो शीर्षक है ये उचित है। दूसरा देखें, केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के तनाव पर योग का क्या असर होगा। तनाव सापेक्ष अथवा निर्भर चर है और योग निरपेक्ष चर है। क्योंकि तनाव का प्रबंध हम योग के माध्यम से कर रहे हैं, तो योग निर्भर करेगा, तनाव निर्भर करेगा योग पर। तो इसलिए दो चर हो गए हमारे पास, तनाव जो है वो निर्भर चर है, सापेक्ष चर है, और योग जो है वो निरपेक्ष चर है। अध्ययन कैसे किया जा रहा है, केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 10 के विद्यार्थियों पर किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए हमने समूह जिस पर हम कर रहे हैं वो हमारे इसमें क्लियर बता दिया हमने। ये एक क्रियात्मक शोध है क्योंकि इस शोध के निष्कर्षों को अन्य विद्यालयों पर लागू नहीं किया जा सकता। उपयुक्त ये जो शीर्षक है उपयुक्त है क्योंकि इसमें शोध के दोनों चर मौजूद हैं, शोध का समूह मौजूद है, शोध की प्रविधि भी मौजूद है। तो ये जब हम अपनी समस्या को शीर्षक के रूप में लिखेंगे तो हमारे लिखने का तरीका ये रहेगा जो आपने ये पीछे देखा है। तो आप जो भी शोध कर रहे हैं उसमें दो चीजें आपके पास होंगी, समस्या क्या है, समस्या का समाधान किससे कर रहे हैं, किस विद्यालय पर और किन बच्चों पर कर रहे हैं, और किस प्रकार का शोध है, क्रियात्मक शोध है। तो ये चार चीजें अगर हमारे शीर्षक में क्लियर है तो हमारा शीर्षक ठीक है।